जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें इंप्रूवमेंट करने में सहायता मिलेगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वेरस्टेपेन, सी डेनियल रिकॉर्डे और डी वाल्टरी बोट्टास। तो दोस्तों याद रखें, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता। तो दोस्तों इन्होंने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैमिल्टन के करियर की यह 99वीं जीत थी। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन के साथ टक्कर हो गई थी। इसी वजह से उन पर 10 सेकंड की पेनाल्टी लगा दी गई थी। इसके बावजूद हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीती। तो दोस्तों 10 सेकंड की पेनाल्टी जरूर लगी इन पर, लेकिन इन्होंने तब भी ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत ली। और इसके अलावा ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार 1926 में आयोजित किया गया था। दोस्तों यह पूरे याद रखें कि जो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स होती है इसका आयोजन पहली बार 1926 में हुआ था। इसका आयोजन कौन करता है? तो रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और यह कहाँ? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एचसीएल कंपनी के नए उपाध्यक्ष एवं एमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कर्णम शेखर, बी सी विजय कुमार, सी राहुल सचदेवा और डी साइरस मिस्त्री। तो दोस्तों याद रखें, एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में सी विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने एचसीएल टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों हाल ही में हुआ क्या है कि एचसीएल के जो पूर्व अध्यक्ष और एमडी थे शिव नादर, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब इनकी जगह पर नियुक्ति किसकी हुई है? सी विजय कुमार की नियुक्ति हुई है। दोस्तों शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ सी विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में एचसीएल ग्रुप शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। दोस्तों याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है एचसीएल की? 1976 में। और किसने की थी? तो शिव नादर ने की थी। याद रखना है बहुत अच्छे से। अब वर्तमान में अगर सीईओ देखते हम तो सी विजय कुमार सीईओ थे और अब इनको एमडी बना दिया गया है। तो अध्यक्ष और एमडी सी विजय कुमार है वर्तमान में एचसीएल के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी पुणे, बी आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी रोपड़। तो दोस्तों याद रखें, भारत के आईआईटी रोपड़ ने अपनी तरह के पहले ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया है। दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। यह डिवाइस एमलेक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी के ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को आपूर्ति करती है। दोस्तों यह डिवाइस एक्चुअली रोगी के जो फेस मास्क और पाइप के बीच में स्थापित की जाती है, लगाई जाएगी और वहां यह सेंसर के तौर पर काम करेगी। मतलब जहां ऑक्सीजन की बर्बादी होती है, जब ऑक्सीजन इनहेल की जगह छोड़ रहा होता है रोगी, तो ऑक्सीजन मास्क से बाहर निकल रही होती है, उसको कंट्रोल करेगी। इस तरह से ऑक्सीजन की बचत करेगी। तो यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की बचत करती है जो वैसे अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाती है। आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 में पंजाब में की गई थी। याद रखना है, आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 में हुई है। याद रखना दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी बीसीसीआई और डी टाटा ग्रुप। तो दोस्तों याद रखें,
हाल ही में डीआरडीओ ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है और एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10V2Fe3Al विकसित की है। हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु अपनी उच्च शक्ति, लचीलेपन, फैटिग और फ्रैक्चर टफनेस के कारण अद्वितीय है, जो उन्हें विमान संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए काफी बेहतर बनाते हैं। नजर डालें दोस्तों डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म अगर देखें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। दोस्तों डीआरडीओ की अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? आपके ऑप्शन है ए डेयरी इंक्रीज एक्सेलरेटर, बी डेयरी मूव एक्सेलरेटर, सी डेयरी मिक्स एक्सेलरेटर और डी डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। तो दोस्तों याद रखें, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन? भारत। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के साथ मिलकर डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर वैश्विक एवं स्थानीय उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेगा, जिससे उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके, सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सीधी बातचीत को सुगम बनाया जा सके, साथ ही उद्योग के अन्य निवेशकों के भी साथ जोड़ा जा सके। दोस्तों डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और इन्वेस्टर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर शुरुआत किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कार की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, बी राष्ट्रीय पुरस्कारों, सी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों और डी लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों। तो दोस्तों याद रखें, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। दोस्तों भारत सरकार ने लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। ये किस उद्देश्य से की है दोस्तों? तो लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता के लिए और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योग के लिए। इन पुरस्कारों से लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला से में काफी विभिन्न कंपनियों को पहचान मिलेगी। तो दोस्तों यह टोटल दो प्रकार से किया गया, एक कस्टमर बेस, एक प्रोड्यूसर बेस, है ना। और इसको क्यों किया गया है? तो लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा और डी पांचवा। तो दोस्तों याद रखें, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार और डी त्रिपुरा सरकार। तो दोस्तों याद रखें, अगर एक प्रजाति है पेड़ों की, इनकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है। दोस्तों साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है, त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 2500
किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना बनाई है। त्रिपुरा सरकार ने अगर निर्यात अगर लकड़ी नीति 2021 नाम का एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है और वर्ष 2025 तक वृक्षारोपण को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में 50 लाख से अधिक अगर पेड़ हैं। देखते हैं दोस्तों आज त्रिपुरा को, अब नजर डालेंगे दोस्तों त्रिपुरा की तरफ। तो जैसे देख सकते हैं त्रिपुरा यह 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ मिजोरम और असम से अपनी और सीमाएं साझा करता है। तो दोस्तों 3 तरफ से एक ही देश से घिरे हुए राज्य का नाम पूछा जाए तो त्रिपुरा बताना आप याद रखना, क्योंकि यह कंफ्यूज करके पूछा जाता है। ऐसा जो 3 अलग अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है तो सिक्किम आता है, जिसके उत्तर, दक्षिण और पूरब में। और ऐसे है जो एक ही देश से 3 तरफ से सीमा साझा करे तो वह त्रिपुरा बांग्लादेश से। नजर डालेंगे त्रिपुरा की तरफ दोस्तों। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं। पड़ोसी राज्य आपको होता है असम और मिजोरम। त्रिपुरा में स्थित वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, जिसे धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। दोस्तों नदियां देखें तो बुरीमा, गोमती, खोवाई, धलाई, मुहुरी, फैनी, जूरी आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन सी? बुरीमा, गोमती, खोवाई, धलाई, मुहुरी, फैनी, जूरी आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों याद रखें मैत्री सेतु का निर्माण फैनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो दोस्तों भारत के सबरूम को रामगढ़ से जोड़ता है, फैनी नदी पर बनाया गया है। मैत्री सेतु नाम से यह पुल है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है और यह त्रिपुरा राज्य में 2 किलोमीटर लंबाई के साथ बनाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए लैक्मी, बी सोनी, सी टोयोटा और डी हुंडई। याद रखें दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में से टोयोटा ने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को प्रसारित नहीं करने का घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में एक टोयोटा ने टोक्यो खेलों के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन से हटा देगा, जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देश के शीर्ष वाहन निर्माता द्वारा असाधारण निर्णय इस बात पर रेखांकित करता है कि जापान में खेलों का ध्रुवीकरण कैसे हो गया है, क्योंकि शुक्रवार के उद्घाटन समारोह से पहले कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहे थे। तो दोस्तों जापान में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को टोयोटा ओलंपिक को मान रहे हैं कि ओलंपिक के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, इस वजह से ओलंपिक का प्रचार प्रसार बंद किया है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए प्रियंका चोपड़ा, बी मानुषी छिल्लर, सी वैदेही डोंगरे और डी रश्मिका आहूजा। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों जॉर्जिया की अर्सी ललानी दूसरे नंबर पर रही। तो दोस्तों जीता किसने है? वैदेही डोंगरे ने। दूसरे नंबर पर कौन है? तो अर्सी ललानी दूसरे नंबर पर है। मिशिगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट वैदेही एक बड़ी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। 1987 में मिस वर्ल्ड चुनी गई डायना हेडन इस पेजेंट प्रतियोगिता की चीफ गेस्ट और चीफ जज थी। 30 राज्यों की 61 प्रतिभागियों ने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं लाइक मिस इंडिया यूएस, मिसेज इंडिया यूएस और मिस टीन इंडिया यूएस में हिस्सा लिया था। इन 3 श्रेणियों की विजेताओं को विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाने की टिकट भी दी गई है। न्यूयॉर्क में जाने माने भारतवंशी अमेरिकी धर्मात्मा शरण और नीलम शरण ने लगभग 40 साल पहले वर्ल्ड वाइड पेजेंट्स के बैनर तले इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों लगभग 40 साल पहले किसने की थी? तो आपको याद रखना है धर्मात्मा शरण और नीलम शरण ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। किसकी? तो याद रखना है मिस इंडिया यूएस या मिसेज इंडिया यूएस या मिस
3 इंडिया यूएस होता है जो ही यह तीनों की। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।